गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम तुम लोग देख रहे हो, ठीक है ना। तो अगेन लॉ का सेकंड लेक्चर लेकर के मैं आ गया हूँ। क्लियर है। जो फर्स्ट लेक्चर था एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है ना। हमने पढ़ा था व्हाट इज लॉ, क्या होता है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। कौन बनाता है, कौन फॉलो करता है, क्या मीनिंग है लॉ का, आ रहा है समझ में, क्यों हम पढ़ रहे हैं, नहीं निभाया तो क्या होगा। क्लियर है। और क्यों आपको पता होना चाहिए लॉ के बारे में। क्लियर है। ये सारा कुछ जो है वो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने ये सारा कुछ पढ़ा था। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है ना, आज की क्लास में अपने को क्या पढ़ना है, ठीक है ना। आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। तो अपन ने लॉज को समझ लिया। अब पहला कानून यानी जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है। चलो देखो, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। इस एक्ट की थीम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की थीम क्या है। देखो बेटा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, क्लियर है, वो आपको निभाना पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। क्लियर है, ठीक है ना। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, ठीक है ना। देखो यहां लिखा हुआ है एक सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो बेटा आप सेक्शन देख रहे हो ना, सेक्शन, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। जितने भी सेक्शन नंबर्स होते हैं, क्लियर है, वो एड्रेस होते हैं किसी भी प्रोविजन के। एक एक्ट में बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, बहुत ही सारे। क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर मान लो किसी एक्ट में 1000 रूल्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा रूल कहां पर है। उसके लिए ये सारे सेक्शन नंबर्स होते हैं। जनरली हर एक्ट के सेक्शन 2 में, हर एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं बेटा। आ रहा है समझ में। क्लियर है। धीरे धीरे अपन लॉ का रेलेवेंस भी जो है वो समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझना। क्लियर है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हो, एक अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल हो, कानून के द्वारा एनफोर्सेबल हो। देखो ध्यान से, इन अदर वर्ड्स एन अग्रीमेंट विच कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा, कानून की सबसे खास बात पता क्या है, कानून की सबसे खास बात यह है, ठीक है ना, कि कम शब्दों में वो बहुत ज्यादा कह जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो हमको एक सेंटेंस पढ़ करके उसका इंटरप्रिटेशन निकालना होता है। याद रखना बेटा, आप किसी भी लॉयर, किसी भी जो भी व्यक्ति कानून को जानता है सही तरीके से, क्लियर है, वो आपको बताएगा कि इंटरप्रिटेशन का क्या महत्व होता है। क्लियर है। आपको जो बात है, जो रूल है, वो बिल्कुल सही समझ में आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है ना, जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है ना। एन अग्रीमेंट विच कैन बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एनफोर्स, एनफोर्स वर्ड का के लिए यूज हुआ है, समझ में आ रहा है। एनफोर्स वर्ड का के लिए कोर्ट ऑफ लॉ, आ रहा है समझ में। देखो ध्यान से, अगेन मैं बोल रहा हूं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बेटा जो वादा किया ना, वो आपको निभाना पड़ेगा, ये बात आप समझो। क्लियर है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्लियर है। नहीं निभाया तो, नहीं निभाया तो हम एनफोर्स करवा लेंगे, हम पुलिस के पास चले जाएंगे, हम केस कर सकते हैं किसी के ऊपर, यानी हम कोर्ट में जा करके और उसको निभवा लेंगे। निभवा लेंगे मींस एनफोर्स करवा लेंगे। ध्यान से, आ रहा है समझ में, लिख लो। एनफोर्स करने का मतलब लिख लो। एनफोर्स करने का यहां पर जेनरिक मतलब है कि निभवा लेंगे बेटा हम। आ रहा है समझ में। क्लियर है। हम आपको निभाने के लिए मजबूर कर देंगे। क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि रूल सबके लिए एक सा है, रूल सबके लिए एक सा है। क्लियर है क्या, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। ऑन एनालाइजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट अपीयर्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स। यानी ये जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना हम, ये अब हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। समझ में आ रहा है। इस चीज का हम मीनिंग अब समझने वाले हैं। क्लियर है। तो इसमें दो बातें की गई हैं बेटा।
देखो ध्यान से, एक इसमें बोला गया है अग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा इसमें क्या बोला है बेटा, एनफोर्सेबिलिटी होना चाहिए। आ रहा है समझ में? क्लियर है? आप इससे बहुत अच्छे से इस बात को समझें कि अग्रीमेंट जो है और जो कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मली अपन अग्रीमेंट को ही क्या बोलने लग जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन थोड़ा सा इनके बीच में क्या है बेटा, डिफरेंस। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा इनके बीच में क्या होगा, डिफरेंस। क्लियर है क्या? ठीक है ना? एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है समझो, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, ठीक है ना? ये तो क्या नॉर्मल है, ठीक है ना? आप कहीं पर भी मॉल से जाकर के कुछ चीजें खरीद करके लेकर के आए, ये क्या है बेटा, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? एक अग्रीमेंट आ रहा है समझ में, एक ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल हो बाय लॉ। लॉ मतलब कानून, मतलब पुलिस, कोर्ट, ये सारे को अपन क्या बोलेंगे, लॉ। क्लियर है? ठीक है ना? तो आपका क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखो बेटा, एक अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? एग्जांपल देखो, अनुष्का इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू अ मूवी फॉर 5 करोड़। यानी कि क्या है, कोई एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, वो बोल रहे हैं कि भैया तुम एक काम करो कि तुम ये मूवी करो और हम तुमको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम तुमको 5 करोड़ रुपए देंगे। सिंपल है, ठीक है ना? कि भाई आप हमको कुछ प्रोवाइड करो, हम आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? उन्हें मूवी में एक्ट करना पड़ेगा और बदले में उनको क्या मिलेगा, 5 करोड़ रुपए। क्लियर है? ठीक है ना? तो विराट को भी बताई अनुष्का ने ये बात, आ रहा है समझ में, कि वो इमरान हाशमी के साथ एक मूवी साइन कर रही। क्लियर है? ठीक है ना? बहुत सारे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेटा, देखो जरा, ठीक है ना? यू डाइन आउट इन अ होटल, आ रहा है समझ में, ठीक है? आप बाहर खाना खाने जाते हो और खाने के लिए पेमेंट करते हो, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। यू ट्रेवल इन एयरप्लेन फ्रॉम जबलपुर टू दिल्ली, अगर मान लो आप कहीं पर भी जाते हो तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने एक ऐप डाउनलोड करी है अपने मोबाइल में, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट बेटा, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? आप करते हो ना आई अग्री, जैसे आप उसको करोगे प्ले स्टोर से डाउनलोड, आई अग्री जो होता है, समझ में आ रहा है, दैट इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? व्हेन एनीबडी जॉइन्स अ जॉब, तो जॉब करना भी क्या होता है बेटा, एक अग्रीमेंट है। क्लियर है? इस बात को ध्यान से समझ लो। ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं। देखो समझो, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी फास्ट लगता है तो आप वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो आप इसकी चिंता मत करना। क्लियर है? ठीक है ना? यू कैन प्ले इट अगेन एंड अगेन। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इसलिए मैं जिस भी स्पीड से चल रहा हूं आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है? चलो ध्यान से देखो अगेन, ठीक है ना? एनफोर्सेबिलिटी के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन है। अगर किसी को ये डाउट आ रहा है कि भैया ये एनफोर्सेबिलिटी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा अभी आगे आने वाला है व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एन अग्रीमेंट। तो अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अपन अग्रीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, अपन एनफोर्सेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों से मिलकर के बनता है बेटा क्या, कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो ना, एक अग्रीमेंट और उसकी एनफोर्सेबिलिटी, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। अरे इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लोग आपस में कोई बातचीत तय कर रहे हैं, आ रहा है समझ में, अगर मान लो कोई भी दो लोग आपस में कोई बातचीत तय कर रहे हैं, ए बी से बोल रहा है कि भाई तू मेरी कार खरीदेगा क्या, आ रहा है समझ में, तू मेरी कार खरीदे, ये ठेला टाइप का बन गया लेकिन चलो ठीक है, ठीक है ना, ये तू मेरी कार खरीदेगा क्या 5 लाख रुपए में, आ रहा है समझ में, क्लियर है, और बी ने बोला हाँ, आ रहा है समझ में, ये एक्सेप्टेंस उसने दे दी, ठीक है, देन इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। आ रहा है समझ में, ये क्या होता है, अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है, सिंस ये बिजनेस टाइप का है, समझ में आ रहा है, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इसलिए ऑटोमेटिकली इसमें क्या है, एनफोर्सेबिलिटी भी है, इसीलिए ये अग्रीमेंट भी है और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। आ रहा है समझ में, क्लियर है। अगर आप अपनी मम्मी के साथ तय करते हो कि भाई आज मैं सब्जी लेकर के आऊंगा और आप मेरा फेवरेट खाना बना देना, आ रहा है समझ में, मैं इतने इतने % लेकर के आऊंगा और आप मुझे एक साइकिल दिला देना, आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो ये सारे जो हैं ये सारे अग्रीमेंट हैं, आप बहुत ध्यान से समझना। कुछ अग्रीमेंट सिर्फ अग्रीमेंट होते हैं, जैसे मान लो फैमिली के बीच में कोई अग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, पिताजी और बच्चे के बीच में कोई एक अग्रीमेंट हो रहा है, तो उसको हम अग्रीमेंट बोलेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी। तो हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं बस आपको क्या बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती हैं, अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी।
क्या होता है अग्रीमेंट, क्या होती है एनफोर्सेबिलिटी, ये पढ़ना है हमको, ये डिटेल में हम पढ़ते हैं। क्लियर है गाइस? देखो जरा, ठीक है ना, अगर इक्वेशन के फॉर्म में ये बताएं, देखो जरा इक्वेशन के फॉर्म में बता रहे हैं, इट कैन बी शोन एज अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एन अग्रीमेंट। क्लियर है? कोई भी दो लोग जो बातें तय कर लेते हैं, अगर वो थोड़ी भी फॉर्मल है, अगर वो थोड़ी भी क्या है, फॉर्मल है, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें क्या आ जाती है, एनफोर्सेबिलिटी। अब क्वेश्चन ये है कि भैया अग्रीमेंट क्या है, और बताइए हमको कि भैया एनफोर्सेबिलिटी क्या है। चलो तो समझते हैं हम लोग कि अग्रीमेंट क्या है। आ रहा है समझने? ठीक है ना, दो लोग, एटलीस्ट दो लोग, दो से अधिक हो सकते हैं, दो लोग अगर कोई बात डिसाइड कर लेते हैं, आ रहा है समझ में, अगर कोई बात डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, देन इट इज एन अग्रीमेंट। तो वो क्या है बेटा, वो एक अग्रीमेंट है। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है? वो क्या है बेटा, एक अग्रीमेंट। ठीक है ना, चल इसकी लीगल डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अग्रीमेंट डिफाइन क्या है, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, एन अग्रीमेंट विच कैन बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। चलो कॉन्ट्रैक्ट तो इन लोगों ने बता चुके हैं पहले ही, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, अब देखो अग्रीमेंट को कैसे डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, मतलब H में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया और E के बारे में, E में बताया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एवरी प्रॉमिस, समझ में आ रहा है? तो अग्रीमेंट को किस तरीके से बता रहे हैं, प्रॉमिस की तरह। प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस, बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्लियर है? ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, समझ में रहे, तो ए बी से एक प्रॉमिस कर रहा है और बी भी एक ए से प्रॉमिस कर रहा है, ये है सेट ऑफ प्रॉमिस। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में देख लो, हर कॉन्ट्रैक्ट में आप भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको भी कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो कि अनुष्का मूवी कर रही है, तो वो मूवी में एक्ट करेगी, ये उसकी तरफ से कंसिडरेशन है, और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो पैसे देंगे, वो उनकी तरफ से कंसिडरेशन है। समझ में? आप होटल में खाना खाते हो, तो आप खाना खा रहे हो, आपके लिए ये कंसिडरेशन है, आप पैसे दे रहे हो, सामने वाले के लिए ये कंसिडरेशन है। एक प्रॉमिस आपको होता है और एक प्रॉमिस आप सामने वाले को करते हो, और ये जो चीजें होती है ना, जिनका आदान प्रदान होता है, जिनको आप गिव एंड टेक करते हो, इन चीजों को बोला जाता है कंसिडरेशन। क्या बोला जाता है बेटा, कंसिडरेशन। क्लियर है? ठीक है ना, तो अपन देखते हैं। क्लियर है? चल देखो इधर, ठीक है ना, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन आप समझ गए? मैं अगर अपनी कार बेच रहा हूं तो कार कंसिडरेशन है, और जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो पैसे सामने वाले की तरफ से मुझे क्या है, कंसिडरेशन। कार मैं दे रहा हूं, कार एक कंसिडरेशन है, पैसे मिल रहे हैं, पैसे एक कंसिडरेशन है। हर कॉन्ट्रैक्ट में डबल साइडेड कंसिडरेशन होता है, कुछ मैं प्रोवाइड करता हूं वो कंसिडरेशन है, कुछ मुझे मिल रहा होता है वो कंसिडरेशन। क्लियर है क्या? ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ प्रॉमिस? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अलग अलग नाम से बुलाया बेटा एक ही चीज को। प्रपोजल इज बेसिकली एन ऑफर। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, अगर मुझे अपनी कार बेचनी है तो मैं बोलूंगा कि क्यों भाई, क्या मेरी कार खरीदोगे, दैट इज एन ऑफर। अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं उसको बोलूंगा कि क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे, ये मेरी तरफ से ऑफर है। अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, देन इट बिकम्स एन अग्रीमेंट, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस। क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में? एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट बन जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। क्लियर है कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और सामने वाले ने हाँ बोल दिया, तो दैट्स अ प्रॉमिस। क्लियर है? ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, X offers to sell his car for rupees 1 lakh to Y. X ने Y को बोला कि भैया 1 लाख में मैं तुझे अपनी कार बेच दूंगा। Y ने बोला ठीक है भाई, बेच दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना। This offer after acceptance becomes a promise and this promise is treated as an agreement between X and Y. हम ये समझ रहे हैं, ध्यान से समझना, हम लोग समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए
दो चीजें होनी जरूरी है, एक अग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी। तो पहले हम समझ रहे हैं कि अग्रीमेंट क्या होता है, आ रहा है समझ में? पहले हम समझ रहे हैं कि अग्रीमेंट क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है। तो अभी तो हम सिर्फ ये बात तय कर रहे हैं कि दो लोग आपस में बातचीत तय कर रहे हैं, दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स एन अग्रीमेंट। आ रहा है समझ में? अभी इसमें एनफोर्सेबिलिटी है, अभी इसमें अगर सामने वाले ने नहीं निभाया तो क्या मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये अभी अपने को देखना है कि किस केस में अपन केस कर सकते हैं और कब अपन केस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स, देखो ध्यान से, इन अदर वर्ड्स an agreement consists of an offer by one party and its acceptance by the other। अग्रीमेंट में दो चीजें होती है, एक होता है ऑफर और एक होता है उसका एक्सेप्टेंस। इक्वेशन के फॉर्म में अगेन इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। यानी जैसे ही आप ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला देते हो तो क्या बन जाता है बेटा, अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट में क्या मिला देते हो, एनफोर्सेबिलिटी। आ रहा है समझ में? क्या मिला देते हो, एनफोर्सेबिलिटी। तो क्या बन जाता है वो बेटा, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? तो भैया एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है फिर, आ रहा है समझ में? चलो अब अपन जानते हैं कि एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है। क्लियर है? एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। क्लियर है? एनफोर्सेबिलिटी मतलब केस कर पाना। एनफोर्सेबिलिटी मतलब अगर तुमने नहीं निभाया ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ क्या कर दूंगा, केस कर दूंगा। अगर तुमने नहीं निभाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। यानी दो लोगों ने जो बातें तय की है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अगर दो लोगों ने बातें तय की है तो अगर वो दोनों एक दूसरे पे केस कर पाएंगे तो इसका मतलब एनफोर्सेबिलिटी है। अगर वो दोनों एक दूसरे पे केस नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। यानी कुछ अग्रीमेंट्स जिसमें कि दो लोग आपस में एक बात तय कर लेंगे, समझ में आ रहा है, फिर भी अगर एक व्यक्ति ने दूसरे की बात नहीं मानी तो वो दूसरे पे केस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उस अग्रीमेंट में क्या है, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। तो वो सिर्फ एक अग्रीमेंट रह जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर मान लो क्या होता है, एक ऐसा अग्रीमेंट जो फॉर्मल है, समझ में आ रहा है, जिसमें एनफोर्सेबिलिटी है, उसको अगर एक पार्टी ने, किसी भी एक पार्टी ने, दो पार्टी के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एक पार्टी ने अगर नहीं निभाया तो दूसरी पार्टी उस पर केस कर देगी। तो केस करने का पावर, एनफोर्सेबिलिटी को क्या बोलोगे अपन, आम भाषा में इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, केस करने का, केस जानते हो ना कि मैं पुलिस में केस कर दूंगा, कोर्ट में केस कर दूंगा, केस करने का पावर। किस अग्रीमेंट में केस करने का पावर होता है और किस अग्रीमेंट में केस करने का पावर नहीं होता है। क्लियर है क्या? ठीक है ना? बहुत ध्यान से समझो। ठीक है ना? तो अगर एनफोर्सेबिलिटी है, अगर केस करने का पावर है तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर केस करने का पावर नहीं है तो वो अग्रीमेंट सिर्फ अग्रीमेंट है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? चलो देखते हैं। ठीक है ना? An agreement is said to be enforceable by law if it creates some legal obligation। बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से क्या बोल रहा है, एक अग्रीमेंट जो है, इट इज said to be enforceable by law if it creates some legal obligation। ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होता है बेटा, ऑब्लिगेशन मतलब कि कुछ जिम्मेदारी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अपन बोलते हैं ना कि जबान दे दी तुमने, आ रहा है समझ में, जबान दे दी है तुमने, अब तुमको मानना पड़ेगा। एक्चुअली में पास में मूवीज में इस तरीके से दिखा देते कि जबान दे दी है, प्रैक्टिकली ठीक है ना, कानून ने उसको क्या बोल रखा है कि बेटा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना? तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं तो बेटा आपके ऊपर आ गई है ऑब्लिगेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अगर मान लो कि आप दुकान में गए और आपने उसके साथ प्रॉपर तय किया कि भैया मुझे कैलकुलेटर चाहिए, उसने बोला कि भैया मैं तुमको कल कैलकुलेटर दे दूंगा, उसने बोला कि भैया ये तय हो गया आप अपने बीच में कि मैं आपको पैसे दूंगा और आप मुझे क्या दोगे, कैलकुलेटर। आ रहा है समझ? अब दुकान वाला आपके बिहाफ में जाकर के कैलकुलेटर खरीद करके लेकर के आ जाएगा। अब अगर मान लो आप जाकर के मना कर दो मुझे नहीं चाहिए कैलकुलेटर, तो उसके पास पावर है बेटा कि आपके ऊपर केस कर दे। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आप ध्यान से समझो इस बात को कि आपके ऊपर एक बार आपने तय कर लिया ना उसके साथ कि मैं तुमको पैसे दूंगा तुम मुझे कैलकुलेटर देना, तो यहां पर आपके ऊपर अब एक ऑब्लिगेशन आ गई है। अब आप मुकर नहीं सकते, अब आप बैक ऑफ नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते। किस बात से पीछे नहीं हट सकते कि भैया आपको अब पैसे देने पड़ेंगे, अब आपको कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। और ये ऑब्लिगेशन लीगल क्यों है? क्योंकि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, हम एक कानून पढ़ रहे हैं जिसमें कि ऑब्लिगेशन क्रिएट की गई। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? देखो ध्यान से,
कि अग्रीमेंट को क्या बोला जाता है कि वह एनफोर्सेबल है अगर उसमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशन है। इन अदर वर्ड्स द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड। बाउंड मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी में इसको बोलेंगे बंध जाना। बंध जाना है ना, बंध गए आप किसी चीज से, बाउंडेशन बोलते हैं ना, ऑब्लिगेशन को ही यहां पर क्या बोल रहा है, बाउंड। बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। जो भी आपने प्रॉमिस किया, आपने बोला था ना कैलकुलेटर के लिए पैसे देंगे, तो दैट इज योर प्रॉमिस, अब आपको निभाना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू परफॉर्म योर प्रॉमिस। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब कि यू डोंट शो अप, मतलब आप गए ही नहीं उसके बाद, फिर आप मतलब पैसे देने नहीं गए, आ रहा है समझ में। अगर डिफॉल्ट किया, किसी ने भी डिफॉल्ट किया, तो मस्ट इंटेंड टू सू। टू सू मीन्स, ठीक है ना, टू सू मीन्स टू फाइल अ केस। टू फाइल अ केस, तो सामने वाला जो है कोर्ट में आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। फिर आपको हो सकता है कि मॉनिटरी पेनल्टी लगे, फिर हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़ जाए, आ रहा है समझ में। इट डिपेंड्स। टू सू मीन्स टू फाइल अ केस। क्लियर है? एक बार फिर से रीड करते हैं, ठीक है ना। अग्रीमेंट इज सेड टू बी एनफोर्सेबल। कब कहा जाएगा एक अग्रीमेंट को कि वो एनफोर्सेबल है बाय लॉ? कब कहा जाएगा एक अग्रीमेंट के एनफोर्सेबल है बाय लॉ? अगर वो कुछ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा। इन अदर वर्ड्स, पार्टीज जो है ना, पार्टीज किसको बोल रहा हूं, लोगों को जो कि क्या कर रहे हैं, अग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं। पार्टीज टू एन अग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड, मतलब वो बाउंड हो जाएंगे एक अग्रीमेंट करने के बाद। अगर वो बाउंड हो गई हैं, समझ में आ रहा है कि किसी एक ने डिफॉल्ट किया तो दूसरा उस पर केस कर लेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अगर एक ने, अगर मान लो कि नहीं निभाया तो दूसरा उस पर केस कर लेगा, तो हम बोलेंगे कि एनफोर्सेबिलिटी आ गई है इसमें। समझ में आ रहा है? अब हम बैक ऑफ नहीं कर सकते। अगर कोई अग्रीमेंट करके आप बैक ऑफ कर सकते हो तो मतलब एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो भैया कहां एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी, पढ़ते हैं ना अपन, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। हम अभी सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि अगर एनफोर्सेबिलिटी है तो वो अग्रीमेंट क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, वो अग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो वो अग्रीमेंट अग्रीमेंट तो है, लेकिन वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। समझिए ध्यान से। क्लियर है? ठीक है ना। तो भाई क्या करें, कहां पर एनफोर्सेबिलिटी होगी? देखो, जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस अग्रीमेंट्स होते हैं, ऐसा मान लिया जाता है, प्रिजम्पशन मतलब कानून बोल रहा है कि ऐसा मान लिया जाए कि जब भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जब भी बेटा कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, बिजनेस वाले, कमर्शियल वाले, यानी आप दुकान में कुछ खरीदने जाते हो, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, आ रहा है समझ में, कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, आ रहा है समझ में। तो जब भी आप बिजनेस के लेवल पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि पार्टीज की इंटेंशन, इंटेंड यानी क्या है, इंटेंड यानी कि इंटेंशन, उनकी जो मर्जी है, उनकी जो मर्जी है वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने की है। आ रहा है समझ में? ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मैं फ्रिज खरीद रहा हूं, मैं टीवी खरीद रहा हूं, तो मैं एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं जहां मेरी इंटेंशन क्या है कि भैया तुमको अपना परफॉर्म करना पड़ेगा। एक बार तय हो गया, मैं रेट पूछ रहा हूं तब तय नहीं हुआ कुछ। आ रहा है समझ में? मैंने रेट पूछा, सारी बातें तय हुई, उसके बाद फाइनली मैंने बोला कि भैया मैं ये टीवी इतने में खरीदना चाहता हूं, आप बेचोगे? उसने बोला हाँ, देन इट बिकम्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, देन इट बिकम्स अ बाइंडिंग अग्रीमेंट। आ रहा है समझ में? और वहां पर मेरी इंटेंशन क्या होती है, लीगल रिलेशन की। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? मान लो कि मैं मम्मी को बोल रहा हूं कि मम्मी मैं झाड़ू लगा दूंगा आज घर में और मेरे को अपना सीरियल देख लेने देना। आ रहा है समझ में? दोनों तरफ से कंसिडरेशन है, अग्री कर रहा हूं मैं अपनी मम्मी के साथ। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो मम्मी ने बोला कि ठीक है भाई, तुम झाड़ू लगा दो, ये तुम्हारा तो कंसिडरेशन हो गया, हम तुम्हें सीरियल देखने देंगे, ये हमारी तरफ से कंसिडरेशन हो गया। अब मैंने झाड़ू लगा दी, उसके बाद फिर मम्मी बोली कि नहीं नहीं अभी नहीं देखने देना, कल देखने देंगे। तो मम्मी ने अपना क्या किया, परफॉर्मेंस क्या कर दिया, बैक ऑफ कर दिया। समझ में आ रहा है? क्या मैं केस कर सकता हूं मम्मी पे? आ रहा है समझ में? अग्रीमेंट यहां भी हुआ लेकिन यहां पर केस नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? क्यों नहीं हो सकता, कैसे हम पता लगाएंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि बिजनेस और कमर्शियल जितने भी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस और बिजनेस वाले जितने भी अग्रीमेंट्स होंगे, वहां पर एनफोर्सेबिलिटी मान ली जाए कि है। वहां पर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एनफोर्सेबिलिटी है या नहीं, वहां पर मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा कि एनफोर्सेबिलिटी ऑटोमेटिकली है। समझ गए आप? चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स ने अपनी कार वाई को बेचने के लिए कहा। एक्स ने बोला कि भैया मेरी कार खरीदेगा क्या, 1 लाख रुपए में। वाई ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वाई ने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कार है, 1 लाख में मैं खरीदता हूं। तो ये जो अग्रीमेंट है, क्या आपको लग रहा है ये बिजनेस टाइप का है?
आ रहा है समझ में? क्या ये कमर्शियल नेचर का है? हाँ, ये कमर्शियल नेचर का है। आ रहा है समझ में? तो ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। आ रहा है समझ में? इन दिस अग्रीमेंट अगर एक्स मना कर दे बेचने से, फिर एक बार तय हो गया, उसके बाद अगर मना करेगा या वाई खरीदने से मना कर दे, आ रहा है समझ में? तो जो दूसरी पार्टी है, एक्स मना करेगा तो वाई, वाई मना करेगा तो एक्स, जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर सकती है? फाइल अ सूट। फाइल अ सूट यानी कि कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आ रहा है समझ में? कोर्ट में केस फाइल कर देंगे फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ब्रीच वर्ड का क्या मतलब होता है? तोड़ना। तोड़ना। क्या तोड़ना? कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? तो अगर आपने कोई बात तय करके नहीं निभाई तो उसको क्या बोला जाता है? कि आप ब्रीच कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को। आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो? ब्रीच कर रहे हो। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है? ठीक है ना? तो देखो, बेसिकली अगर मान लो कि फादर और सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अग्रीमेंट हो रहा है, आ रहा है समझ में? तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें अगर एक पार्टी फिर बैक ऑफ हो जाए तो क्या होगा? तो फिर वहां लीगल इंटेंशन नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है ना? ये कुछ ऐसे ही है। समझ में आ रहा है कि माई लाइफ माई रूल्स, लेट्स गो फॉर अ मूवी, तो बोल रहे हैं नहीं नहीं मम्मी अलाउ नहीं करेंगे। तुमने किसी अपने फ्रेंड को क्या किया? बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। तुमने अपने फ्रेंड को क्या किया बेटा? बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। आ रहा है समझ में? तो तुमने, ऑब्वियस बात है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, तुमने, इट्स एन अग्रीमेंट। आ रहा है समझ में? तुमने उससे तय किया कि भाई तू मेरी पार्टी में आएगा, उसने बोला हाँ, एक्सेप्ट हो गया। समझ में आ रहा है? अब वो नहीं आया तो क्या मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ? आ रहा है समझ में? बिल्कुल भी नहीं। आ रहा है समझ में? क्यों नहीं कर सकता मैं उसके ऊपर केस? क्योंकि ये डोमेस्टिक नेचर का है। अभी अपन देखते हैं। आ रहा है समझ में? अभी अपन देखते हैं इसको। क्लियर है? ये लिखा हुआ है यहां पर। समझ में आ रहा है? इन केस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, अगर मान लो कि क्या हो रहा है, सोशल लेवल के, सोशल लेवल मतलब माँ बाप बच्चे के बीच में, ठीक है ना? डोमेस्टिक जो है वो भी हो गए, आप अपने दोस्त के साथ कुछ बातचीत तय कर रहे हो, सोशल उसमें आ गया कि अपने दोस्त ने आपको बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, तय कर लिया, लेकिन आप फिर बैक ऑफ कर गए, यानी कि आपने एक वादा किया लेकिन वादा करके आप मुकर गए, तो क्या यहां पर केस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल अग्रीमेंट्स में एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती। पॉलिटिकल अग्रीमेंट्स में ऑब्वियस बात है, तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें सड़क दूंगा और मैं तुम्हें ब्रिज बना करके दे दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं जाएगी। अरे समझ में? ये सब वादे, क्या अगर मान लो कि नहीं निभाए गए, समझ में आ रहा है? हमने वोट दे दिया और उन्होंने फिर भी क्या किया, अगर अपने वादे नहीं निभाए, तो क्या हम उन पे केस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आ रहा है समझ में? तो पॉलिटिकल और डोमेस्टिक यानी जो घरेलू अग्रीमेंट्स होते हैं, समझ में आ रहा है, माँ बाप के बीच में, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? बच्चों के साथ, समझ में आ रहा है, दोस्तों में, भाई बहन के बीच में जो अग्रीमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे डोमेस्टिक लेवल के हैं। यानी यहां पर आपने कोई चीज तय की, आपने कोई वादा किया और उसके बाद आप बैक ऑफ कर गए। अगर आप उसमें बैक ऑफ कर गए बेटा, तो फिर आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ अग्रीमेंट है। याद रखना बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो हम सबसे पहले सोशल, पॉलिटिकल और डोमेस्टिक लेवल के जितने भी अग्रीमेंट्स हैं ना, उनको किनारे कर दे रहे हैं। हम उनको क्यों किनारे कर दे रहे हैं बेटा? हम उनको सिर्फ इसीलिए किनारे कर दे रहे हैं क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इस लेवल पर लेकर के जाते ना, अगर कानून बनाने वाले इस लेवल पर लेकर के जाते, तो घर घर में लड़ाइयां हो जाती। हमारा पर्पस पीस था, हमारा पर्पस लड़ाइयां करवाना थोड़ी था। आ रहा है समझ में? इसलिए घर के लेवल तक में जो चल रहा है, आ रहा है समझ में, उसमें लोग कर करके अगर मुकर जाते हैं तो छोटी मोटी लड़ाई होती है, वो ठीक हो जाती है। तो उसको कोर्ट तक घसीटने का मकसद नहीं था कानून का। आ रहा है समझ में? इसलिए सबसे पहले इनको हमने किनारे कर दिया। हमने कहा कि हम बेसिकली कानून क्यों बना रहे हैं? ताकि कमर्शियल नेचर में, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में कोई वादा करके मुकर ना पाए। लेकिन हम घरेलू बातों को हम छोड़ दे रहे हैं, उसको ये कानून नहीं छेड़ रहा है। तो वहां पर अगर किसी ने बैक ऑफ किया तो कानून कुछ नहीं कर पाएगा। आ रहा है समझ में? तो अग्रीमेंट्स को लेकर के कानून कुछ नहीं कर पाता। आ रहा है समझ में? किसी ने अग्रीमेंट करके तोड़ दिया तो कानून नहीं कर पाएगा कुछ। आ रहा है समझ में? लेकिन वो अग्रीमेंट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं, ऐसे अग्रीमेंट्स जो क्या बन चुके हैं? कॉन्ट्रैक्ट, उनको अगर आपने मान लो कि तोड़ा तो क्या होगा? तो फिर आपके खिलाफ केस हो सकता है। तो सोशल, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक को अलग कर दें अपन, तो क्या होगा? ठीक है ना? वो सारे क्या बन जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो इनमें यूजुअल प्रिजम्पशन क्या रहता है बेटा? ठीक है, देखो जरा ध्यान से। इनमें जो यूजुअल प्रिजम्पशन है, आमतौर पर ऐसा मान लिया जाता है कि पार्टीज की इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट लीगल रिलेशन। पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर है? ठीक है ना?
पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहां पर अभी क्या समझ रहे हैं बेटा, आप समझ रहे हैं एनफोर्सेबिलिटी, कि कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में तो एनफोर्सेबिलिटी है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल लीगल में एनफोर्सेबिलिटी नहीं। देखो ध्यान से बेटा, एग्जाम्पल, एक्स ने अपने फ्रेंड को इन्वाइट किया डिनर पे, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन, और अगर वादा करके फिर भी वाई नहीं आए डिनर पे, तो क्या एक्स जा सकता है कोर्ट में? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बेटा ये सोशल वाला है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके, जो कार वाला मैंने एग्जांपल दिया, अगर कार वाले में अगर मान लो कि वो कार खरीदने ना आए या वो पैसे ना दे, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? हाँ बेटा, आप कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि वो सोशल नहीं है, वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर है? सिमिलरली इन केस ऑफ डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, पार्टीज जो भी अग्रीमेंट कर रही हैं, उनकी इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सामने वाले ने नहीं निभाया तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो एज टू मेक सच अग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है? ठीक है ना? अब देखो, ठीक है ना, ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है। अब पॉलिटिकल प्रॉमिस, नो एनफोर्सेबिलिटी। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? बेस्ट फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, आ रहा है समझ में? क्या ये एनफोर्सेबल होगा? नहीं, दिस इज एन अग्रीमेंट एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है क्या? ठीक है ना? ठीक है, पॉलिटिशियंस अगर कुछ वादा कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, वो तो जब ये बोल रहा है कि जब नदियां नहीं होती तब भी वो ब्रिज बनाने का वादा कर देते हैं, ठीक है। इज दिस एनफोर्सेबल? डोमेस्टिक ऑल्सो डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल। तो क्या ये एनफोर्सेबल है ये पॉलिटिकल वाला? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? चलो अब देखते हैं अपन, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट। बेटा लैंग्वेज जो है वो आपको टफ लगेगी, याद रखना, समझ में आ रहा है? लेकिन यही वो लैंग्वेज है जिस पर हमको कमांड हासिल करनी है। आ रहा है समझ में? मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड कर सकता हूं, मैं कर भी दूंगा आपको, समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने जो कुछ कुछ लीगल लैंग्वेज है ना, वो एज इट इज रहने दिए बेटा। आ रहा है समझ में? क्यों रहने दिए? क्योंकि आपको इससे फेमिलियर होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये टफ लग रहा है तो आप सिंपल वाले एक्सप्लेनेशन पे जा सकते हैं, आप ये सुन सकते हैं, समझ में आ रहा है? प्लस मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जो बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में होंगी, रीड करते ही आपको पूरा समझ में आएगा। क्लियर है? लेकिन लीगल लैंग्वेज से हम दूर नहीं हट सकते, क्योंकि कल को आपको एबल बनना है ना कि ये लीगल जो है, जैसे अभी क्या हो रहा है, ये लीगल कंटेंट है, मैं आपको इसका क्या करके दे रहा हूं बेटा? इंटरप्रिटेशन। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको क्या जिंदगी भर, समझ में आ रहा है, किसी टीचर के थ्रू ही क्या करना है? इंटरप्रिटेशन करना है। मतलब आपको जब भी कुछ जानना होगा तो क्या किसी के पास जाओगे? समझ में आ रहा है? नहीं, आपको इंटरप्रिटेशन भी सीखना है। समझ रहे हैं आप? आपको खुद कॉम्प्रिहेंड करते आना चाहिए। ये जो लॉ है ना, समझ में आ रहा है, ये एक्चुअली में प्योर इंग्लिश है, बस ये लीगल इंग्लिश है थोड़ी सी। आ रहा है समझ में? तो कानून ने क्या रूल बनाए हैं, वो भाषा उन्होंने ऐसी यूज की है कि आपको टीचर की जरूरत पड़ रही है कि वो आपको उस भाषा को डिकोड करके दे रहा है। आ रहा है समझ में? कि इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, इस चीज का क्या इंप्लीकेशन होगा, तो मैं वो भाषा आपके लिए डिकोड कर रहा हूं। आ रहा है समझ में? लेकिन मैं वो भाषा डिकोड करके सिर्फ आपको आंसर नहीं देना चाहता हूं। आ रहा है समझ में? मैं आपको वो लैंग्वेज जरूर मैं यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं ताकि आपका भी होल्ड आए इस लैंग्वेज में। ये लैंग्वेज अगर आपको टफ लग रही है तो हाँ ये है, आ रहा है समझ में, लेकिन एट द सेम टाइम ये जरूरी भी है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन वैसे भी आपको जो भी है आप सुन लोगे तो भी आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लिखा हुआ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है? ठीक है ना? तो देखो क्या मतलब है इस बात का, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट नॉर इज इट होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है ना? सबसे पहले यानी ये दो बातें बोल रहा है, कह रहा है देखो भैया ऐसा है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो सारा होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट्स नहीं है ना? उसके बाद लगा है नॉर, और ना ही इज इट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। दो बातें, समझ में आ रहा है? दो बातें, सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन नहीं है। पहली बात, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है ना? ध्यान से, ठीक है ना? इसको मैं हिंदी में लिखवा देता हूं बेटा आपको, ठीक है ना? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैं लिखवा रहा हूं बेटा, है ना, वो लिख लेना, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन अरे भैया नॉट लगा है, हाँ 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 मुझे पता है, समझ आ रहा है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स होते हैं लेकिन
सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। अरे भैया कुछ गलत लिखवा रहे हो आप। कुछ गलत नहीं लिखवा रहा हूं मैं। आ रहा है समझ में? बहुत ध्यान से आ रहा है समझ में? मुझे पता है कि मैं क्या करूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं बेटा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? मेरी बात ध्यान से समझना। क्लियर है? ठीक है ना? सीए अजय अग्रवाल नाम है मेरा। क्लियर है? चलो ध्यान से सुनो। ठीक है ना? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। बहुत ध्यान से समझो बेटा। ये देखो, इसको देखो जरा, समझ रहे क्या बोल रहा है? देखो जरा। ठीक है, आप अगर ये देखोगे थोड़ा, ये जो आप देखोगे, समझ रहे, ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया है। एक्चुअली में पता क्या है, ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है, ये अग्रीमेंट का है। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, ये मैंने ही बनाया है ना, इसलिए शक मत करना। ऑल अग्रीमेंट, ये हैं सारे के सारे अग्रीमेंट, ये हैं सारे के सारे अग्रीमेंट। अच्छा भैया सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट? हाँ बेटा सारे। इस बॉक्स में जितनी भी जगह है वो पूरी किसकी है? अग्रीमेंट की। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? क्लियर है? लेकिन बेटा ये देखो, ये जो एरिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स का सिर्फ इतना ही एरिया है। बहुत ध्यान से नोटिस करो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट्स का सिर्फ इतना ही एरिया है, लेकिन ये अग्रीमेंट के अंदर आ रहा है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए देखो अग्रीमेंट के अंदर। समझ आ रहा है? ये जो अग्रीमेंट का बक्सा है, इसके अंदर है सारे कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है? यानी सारे कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं यहां पर, वो सब अग्रीमेंट के तो अंदर ही है। इसका मतलब ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? बस ये एनफोर्सेबल है। ये क्या है बेटा? एनफोर्सेबल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बट ये जो एरिया है, ये जो खाली है, ये वाला एरिया अग्रीमेंट का तो है, लेकिन ये एरिया किसका नहीं है बेटा? अग्रीमेंट का तो है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। तो देखो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कैसे समझे भैया इसको हम? देखो, कुछ अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या बोल सकते हो? एनफोर्सेबल अग्रीमेंट। आ रहा है समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट को तो आप अग्रीमेंट बोल ही सकते हो। आ रहा है समझ में? लेकिन हर अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अग्रीमेंट जिनमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, वो अग्रीमेंट जिनमें क्या नहीं है? एनफोर्सेबिलिटी। समझ आ रहा है? तो वो सारे कौन से होंगे बेटा? वो सारे कौन से होंगे? सिर्फ अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। यानी आप इसको ऐसे समझो कि सोशल अग्रीमेंट जो है वो अग्रीमेंट तो है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन कमर्शियल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट भी है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी है। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये ऐसा अग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल है। आ रहा है समझ में? तो डोमेस्टिक अगर मान लो है, तो वो क्या है? वो क्या नहीं है बेटा? एनफोर्सेबल नहीं है, इसलिए वो सिर्फ अग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना? तो इसलिए आप इस बात को समझो, अग्रीमेंट, ये एरिया जो है ये कैसा है? अग्रीमेंट बट नॉट एनफोर्सेबल, सो नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इट मीन्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है क्या? ठीक है ना? यहां देखो बेटा, ये अनएनफोर्सेबल वाले, ठीक है ना, कि ये जो ए है इसका नाम, ये एक्स है बेटा। आ रहा है समझ में? एक्स क्या बोल रहा है बेटा वाई से कि भाई क्या तू मेरे बर्थडे में आएगा? वो कह रहा हाँ मैं जरूर आऊंगा। समझ में आ रहा है? फिर बोला कह रहे यार मैं पार्टी में नहीं जा रहा, मना कर दिया उसने। क्या उसके खिलाफ केस हो सकता है? एक्स क्या वाई पर केस कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ये सिर्फ अग्रीमेंट है। देखो कितना दुखी हो गया है वो, देखो। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ये सिर्फ अग्रीमेंट है, क्योंकि इसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं। बहुत ध्यान से समझो, ऑल agreements are not contracts, all contracts are agreements but all agreements are not contracts। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है ना? देखो ध्यान से, इस एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं अपन। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ ओनली दोज अग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन अग्रीमेंट्स की बात करता है जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं। आप जो भी सेंटेंस है उसको दोबारा सुन सकते हैं बेटा। आ रहा है समझ में? आप इसको बैक कर सकते हैं, आप इस सेंटेंस को दोबारा सुन सकते हैं, आप कहीं पर भी पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है क्या? जैसे एक पोर्शन खत्म होता है तो वहां पर आप वीडियो पॉज करके जो है वो अपने नोट्स जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर है?
देखो ध्यान से, दैट इज एन ऑब्लिगेशन विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो कानून क्या कर रहा है, कानून ध्यान रख रहा है। समझ में आ रहा है? माँ बेटे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कानून कुछ नहीं कर लेगा, आ रहा है समझ में, क्योंकि वहां पर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो आपने किसी थर्ड पर्सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर पुलिस विल एक्ट। आ रहा है समझ में? अगर किसी ने अपनी बात नहीं निभाई तो एन ऑब्लिगेशन इज द ड्यूटी टू डू और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट्स। ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन है ड्यूटी, मजबूरी है आपकी। आ रहा है समझ में? आपने क्यों कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया? अब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ना, तो अब आपकी ड्यूटी है कि अब आप उसको क्या करो बेटा, निभाओ। आ रहा है समझ में? क्लियर है? In other words, the law of contract is concerned with only those agreements where the parties have the intention to create legal obligation. अगर पार्टीज की ऐसी इंटेंशन है कि भैया मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये बहुत फॉर्मल है, और अगर आपने नहीं निभाया तो हम आप पर केस कर देंगे। जनरली हम जिसको जानते पहचानते हैं, अपने दोस्त के साथ जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इंटेंशन क्या होती है कि अरे यार दोस्त है मेरा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ऐसे केस में हमारी लीगल इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन अगर मान लो कि तुम पैसे में कर रहे हो कोई ट्रांजेक्शन, तो वहां पर तुम्हारी इंटेंशन क्या है बेटा, लीगल है। आ रहा है समझ में? क्लियर? दैट इज द पार्टीज आर बाउंड टू डू और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट इन बिजनेस और कमर्शियल अग्रीमेंट्स। यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो इसलिए बिजनेस और कमर्शियल वाले में अपन क्या मान के चलते हैं, यहां पर इंटेंशन है, यहां पर उनकी जो इच्छा है वो क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन की है, लीगल इंटेंशन है उनकी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? देखो एग्जाम्पल, एक्स ऑफर्स टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹1 लाख। वाई एक्सेप्ट्स दिस ऑफर। दिस अग्रीमेंट, ठीक है, इन दिस अग्रीमेंट इफ देयर इज डिफॉल्ट बाय ईदर पार्टी, an action for breach of contract can be enforced through a court of law provided all the essential elements of a valid contract are present in this agreement। क्या बोल रहा है वो, कि अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें हैं, कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें मतलब भैया यहां दिया हुआ है बेटा, अपन अभी पढ़ेंगे पूरा, समझ में आ रहा है? अपन पूरा पढ़ने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो बिल्कुल परेशान मत हो उसको लेकर के, ठीक है ना? सबसे पहले ये देखो कि अगर एसेंशियल्स उसमें सारे हैं देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब एक बार तय होने के बाद ना एक्स बैक ऑफ कर सकता है और ना ही वाई। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द लॉ ऑफ दोज अग्रीमेंट विच डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। रिपीटेटिव डिस्कशन है, अगर आप दोबारा से सुनोगे एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब अगर आपकी लीगल रिलेशन में एंटर करने की इंटेंशन है, आ रहा है समझ में, तो मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक कर रहे हो, आपकी इंटेंशन ही नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन लेने की, तो मतलब आप डोमेस्टिक, सोशल या पर्सनल लेवल पर क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कर रहे हो, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? इन अदर वर्ड्स, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंसर्न विद दोज अग्रीमेंट where the parties do not have intention to create legal obligation. In social, domestic, moral, religious agreements, the usual presumption is that the parties do not intend to create legal obligation. समझ आ रहा है? मॉरल, मैंने अपने दोस्त के साथ कुछ बातचीत तय की, समझ आ रहा है कि मैं आज के बाद से कचरा जो है वो डस्टबिन में डालूंगा, आ रहा है समझ, ठीक है, लेकिन फिर तुमने एक बार कहीं और फेंक दिया, क्लियर है, तो उसके लिए आपको जेल नहीं हो जाएगी अनटिल अनलेस कोई कानून है। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे तो वहां पर इस चीज के लिए कानून भी है, समझ आ रहा है? तो भैया महाराष्ट्र में यहाँ नहीं है, हाँ बेटा कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो पूरे देश में लागू होते हैं और कुछ जो स्पेसिफिक स्टेट में, इसके बारे में अपन दोबारा से डिस्कशन करेंगे, समझ आ रहा है? तो वहां पर है, मतलब अगर आपने कचरा फैलाया तो आपके ऊपर केस हो सकता है, क्लियर है, क्योंकि वहां पर एक कानून ऐसा भी बना हुआ है जो स्टेट लेवल पर लागू होता है। क्लियर है? डोमेस्टिक यानी माँ बाप के बीच में, सोशल मतलब फ्रेंड्स वगैरह के बीच में, आ रहा है समझ में, ठीक है ना? रिलीजियस अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपने बोला कि भाई मैं रोज सुबह उठ करके पूजा करूंगा या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आ रहा है समझ में, अगर आपने वो बात नहीं निभाई, आ रहा है समझ में, अगर आपने ये बात नहीं निभाई तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो मैं एक और लेक्चर जो है अगर होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्लियर है? ठीक है ना? तो अभी मैं इसको यहीं पर ओवर कर रहा हूँ क्योंकि लगभग 40-44 मिनट्स हो गए हैं, समझ रहे? तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। अगेन बेटा मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, समझ रहे? ठीक है ना?
अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनी डाउट्स, एनी एक्सप्लेनेशन, आ रहा है समझ में? ठीक है। बहुत सारे बच्चे बेटा मेरे को डाउट्स भेज रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्लियर है? ठीक है ना। तो आपको जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर है? और आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। कॉल कई बार मैं नहीं उठाऊंगा, मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ। क्लियर है? ठीक है। या तो मैं बच्चे संभाल रहा होता हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मेरा बच्चा भी 1 साल का है, ठीक है, तो एक 4 साल का भी है। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसमें भेज सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो कोई भी इशू के लिए आप बिल्कुल कांटेक्ट करें। क्लियर है? ठीक है ना। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।